आया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके लिए। ये पीडीएफ आपके सामने प्रकट हो चुका है। तो पहला जो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, इस चैप्टर का नाम है वृत्त। क्या नाम है इस चैप्टर का? वृत्त। तो हम लोग यहाँ पे वृत्त के फॉर्मूले को कवर करेंगे, राइट। आराम से दिख रहा होगा, अच्छी क्वालिटी में दिख रहा होगा, है ना। वृत्त में देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, डायरेक्ट काम बन जाएगा। तो ये सब तो आपको पता है कि वृत्त क्या होता है, वृत्त का केंद्र क्या है, परिधि बराबर 2 पाई r होता है, एक फार्मूला ये हो गया। त्रिज्या का नाम यहाँ पे c से b तक त्रिज्या है। जीवा एडी है, एडी मतलब कि वृत्त को 2 भागों में काट दे उसे जीवा बोलते हैं। और व्यास 2 भागों में काटे लेकिन सेंटर से जाए, जैसे कि ई एफ क्या है? व्यास है ना। ठीक है। चाप, चाप क्या होता है? ए बी बराबर बी सी। चाप जो है ए बी बराबर बी सी अभी अगले वाले में आएगा, पहले समझिए ये बेसिक सी जानकारी है ना, ये बहुत ही बेसिक सी जानकारी है कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए, है ना। चलिए देखिए, चाप बराबर फार्मूला याद कर लीजिए पहले। क्या होता है चाप बराबर? चाप बराबर फार्मूला होता है कोण बटे त्रिज्या, है ना, राइट। चाप बराबर फार्मूला होता है, चाप ये वृत्त के परिधि पे जो लंबाई आप लेते हो इसी को बोलते हैं चाप। यहां से बी और सी क्या है? चाप है। बी और सी क्या है? चाप है ना। चाप अंश यानी कि सिर्फ एक हिस्से की बात करें सी ओ बी, अगर ये चाप अंश इसको बोलते हैं, एंगल थीटा बोलते हैं। 2 भागों में वृत्त को बांटोगे तो एक बड़ा एक छोटा हो सकता है। बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड, छोटे वाले को लघु वृत्तखंड कहते हैं। ये आपको आइडिया है ना। ये आपको आइडिया है, ये मेरा नोट से मैं आपको इसको कवर करा रहा हूँ। चक्री चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट से देखो आपको हमेशा से सवाल आया है, अब सवाल धीरे धीरे आने वाले। ये बेसिक जानकारी वाला था, अब यहाँ से सवाल आने वाले फार्मूले को मैं कवर करूंगा, है ना। चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी ऐसा, ए बी सी डी ऐसा चतुर्भुज जो जिसके है ना शीर्ष क्या हो? वृत्त के परिधि पर हो, उसको चक्री चतुर्भुज बोलते हैं, है ना, चक्री चतुर्भुज बोलते हैं। एकांतर वृत्तखंड, है ना, एकांतर वृत्तखंड, अल्फा का एकांतर वृत्तखंड बी वाई डी सी। बी कहाँ पे है? बी यहाँ पे है। वाई कहाँ पे है? यहाँ पे है। डी और सी एकांतर वृत्तखंड। अच्छा ये वृत्तखंड के बात में, स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा अगर कोई भी लाइन इसको टच करते हुए जाए, स्पर्श रेखा केंद्र से अगर उसको मिला देंगे तो हमेशा 90 अंश का कोण बनाते, इस पॉइंट को याद रखेंगे। वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श रेखा को मिलाएं तो वह 90 अंश का कोण बनाएगा। इस पे खूब सवाल पूछता है, खूब खूब मतलब कि इस बार भी पूछेगा, है ना। तो ये 90 अंश वाला कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। समझिए, छेदक रेखा मतलब इसको छेदते हुए निकल जाए, है ना, निकल जाए। अब क्या है 14वां पॉइंट, देखो सवाल का फार्मूला नंबर भी दिया गया है। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है, 3 ठो जा रही है ना जी। तो होता क्या है, आपसे पूछ देता है कि बाह्य स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या। झारखंड 2024 में यही सवाल पूछा था, यही नोट्स से याद आ रहा है, मैंने सवाल को जब हल कराया तो मैंने कराया था। तो 2 वृत्त हैं, बाहर बाहर स्पर्श कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, है ना। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है, और तीसरी ये बीचों बीच है। तो बाह्य स्पर्श कर रहा है तो 3, है ना। अंत स्पर्श करेगा तो 1। अंत स्पर्श का मतलब कि एक वृत्त ये है और एक ही वृत्त ये है, तो 2 है तो एक ही स्पर्श रेखा खींचोगे। तो 2 वृत्त अगर अंत स्पर्श कर रहे हैं तो केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकती है। और स्पर्श न करने वाले 2 वृत्तों में कुल 4, कुल कितने? 4। अगर 2 वृत्त हैं, एक वृत्त ये है और एक वृत्त है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? आप कहोगे 1 2 3 और ऐसे 4। तो यही मैंने लिख दिया है कि अगर स्पर्श ना करे तो 4, अंत स्पर्श करे तो 1, है ना। ऐसे सीक्वेंस में याद करें, अंत स्पर्श करे तो 1, बाह्य स्पर्श करे तो 3, और सबसे ज्यादा स्पर्श ना करे तो 4। ये चारों याद रहेगा। बोलो, ये 16 के 16 पॉइंट आपको याद हुआ? हाँ या ना में पहले आंसर बताइए कि हाँ ये 16वां पॉइंट आपको याद हो गया। गुरुदेव फार्मूला इंग्लिश में भी नहीं बाबू, अभी इंग्लिश में नहीं है, है ना प्रांजल।
चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यस सर, याद है यहाँ तक। राइट। और इसको मिस मत करना, मिस करोगे तो आप इसके जिम्मेदार हैं, है ना। वृत्त से आपको भूल के भी सवाल का फार्मूला नहीं पता। अब देखो जहां से सवाल आते हैं ना, ये वृत्त के थ्योरम से पूछता है, थ्योरम से। तो वृत्त से संबंधित कुछ मैंने प्रमेय बताए हुए हैं, जैसे, अच्छा ये आपको बहुत ज्यादा नहीं, मेन 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 चीजें आपको बताता हूँ, है ना। समतल में स्थित तीन बिंदुओं से होकर सरल रेखा में न हो, अगर एक स्ट्रेट लाइन में केवल और केवल एक ही वृत्त खींचे जा सकते हैं, अपने आप में ही एक सवाल है। और दो बिंदुओं से इनफाइनाइट अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। ऊपर वाले में इसमें अनंत मैंने दो तीन खींच के दिखा दिया कि आप इन्फिनेटिव सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन तीन बिंदु तो केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है ना। कह रहा है वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु के से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे को लंबवत। अभी मैंने जो परपेंडिकुलर बताया था फार्मूला कि 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। राइट। अब यहां देखो, वो तो सवाल देता ही देता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर, अगर कोई जीवा ए बी है, अगर वृत्त के केंद्र से इस पे लंब डालेंगे तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ, ठीक है। पांचवा, एक वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, है ना। अगर केंद्र से यह बराबर जीवाएं हैं तो इसकी जो दूरी होगी वही दूरी इसकी भी होगी, कहने का मैटर यह है। बराबर वृत्तों की सर्वांग समजीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है ना। सर्वांग समजीवाएं बराबर दूरी पे होती है, इससे उतना सवाल नहीं आता है। इस कॉन्सेप्ट से गारंटीड सवाल आएगा। कौन प्रमेय नंबर 7। अब मैं डेली पढ़ाता हूं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, हाँ या ना। केंद्र पर बना कोण परिधि पर जो भी बना कोण होगा उसका 2 गुना होगा। यही हमने लिखा है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण के 2 गुना होता है, ठीक है। 8वां प्रमेय, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अगर एक ही वृत्तखंड एक लाइन ड्रॉ करते, चाहे आप यहाँ पे एंगल लीजिए चाहे ये यहाँ पे एंगल लीजिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। और ये अर्धवृत्त में कोई भी कोण ड्रॉ करेंगे, अर्धवृत्त मतलब सेंटर से जाए, तो ये हमेशा और हमेशा 90 अंश का कोण होता है। पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों से सवाल। अभी मैं डेली अगर कोई क्लास नहीं होगा जिसमें मैं इस पे सवाल ना करा रहा हूं, बताओ इस पे सवाल बताता हूं कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आपके एग्जाम में इन तीनों पॉइंट से। तो कितने इस वीडियो की वैल्यू है, आपको एक ही वीडियो में मैं रिवीजन करा दे रहा हूं सारा कुछ। इसलिए वो बच्चा आगे जाता है जो गुरु की बातों को मानते हुए उस पर अमल करता है और यकीनन उसको सफलता मिलती है। और शेयर करते चलेंगे, सभी बच्चे शेयर करते चलेंगे, शेयर शेयर शेयर, है ना सभी बच्चे। अगले अगले पॉइंट पे चले, ये पॉइंट याद हो गया, वेरी गुड। चलिए बाबू, देखो आप लोग कह रहे थे इसलिए कराया जा रहा है ना। ओके, खतरनाक। अभी डोंट वेरी, कोई भी चैटिंग फालतू नहीं करेगा, ध्यान से देखते रहो देखते रहो। 1 घंटा बस मुझे दे दो, 20 नंबर तुम्हारा, है ना। तो ये हो गया। अब आते हैं समरूप त्रिभुज। कितने समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है एक ये है ना। तो अगर ये इसका ये एंगल ले रहे हो तो इसका ये लोगे, यानी कि ए और डी क्या है, समरूप है। इसका ये वाला ले रहे हो तो इसका भी ये लोगे, यानी इसका सी तो इसका ये। वही कहा है कि सी और एफ क्या है, समरूप है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं भी समानुपाती होते हैं, यानी इसमें भुजा ए बी ले रहे हो, ए बी कहाँ पे है, ए बी, अगर ये वाली भुजा ले रहे हो तो इसमें भी इसके समानुपाती लोगे, संगत भुजा, यानी ए बी और डी सी, तो यही लिया गया है। अगर ये ले रहे हो तो ये लोगे, यानी कि BC ले रहे हो तो यहाँ पे EF लोगे, तो देखो BC और EF। इसी तरह ये वाला इसके बराबर, ठीक है। ये पता है, जो सवाल पूछता है त्रिभुज में, है ना, दो समरूप त्रिभुज की संगत परिमाप भुजाओं के समानुपाती होते हैं। परिमाप पूछे अगर त्रिभुज ABC का परिमाप, तो अगर इनकी दो भुजाओं में इसमें और इसमें आपको वैल्यू पता है तो परिमाप उनके अनुपातिक होते हैं, यही कह रहा है। परिमाप से सवाल 2023 वाले पेपर में देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा गया था, है ना। और 2024 में क्या पूछा था, क्षेत्रफल के फॉर्म में पूछा था, है ना। अब देखो बहुत अच्छा सवाल, समरूप त्रिभुज की संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती है, यानी कि माध्यिकाएं भी उसी रेशियो में होती हैं, है ना।
समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होते हैं। यानी दो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, अगर आपको इसका हाइट पता है h1 और इसका हाइट पता है h2, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा इनके ऊंचाइयों के, यानी कि h1 और h2 ऊंचाइयों के वर्ग के, यानी कि पावर में 2 वर्ग के समानुपाती होता है। यही कॉन्सेप्ट डायरेक्ट उठा के पूछा है 2024 के पेपर में। वहां पे भुज ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा था 3 और 4। अब बताओ इसका वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग हो गया 16। तो पूछा था कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो 9 और 16 इसका क्षेत्रफल हो रहा था। ठीक है बाबू, यहां तक क्लियर है बाबू मोसाए? ठीक है, कुछ बच्चों का कमेंट्स थोड़ा ब्लॉक करवा देता हूं जो ज्यादा चैटिंग कर रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो जी उनको लगता है कि सर जी नहीं देख रहे हैं ना, तो ऐप वालों का जो ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं वैसा ना बिना वजह का ब्लॉक कर दीजिए उन सबको। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है बाबू? देखिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके ऊंचाई के, उनकी संगत भुजा के, उसके परिमाप के, है ना, बराबर होगा स्क्वायर के। चारों में रेशियो याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा पूछता है, त्रिवृत्त से पूछेगा, त्रिभुज से पूछेगा तो यहीं से सवाल पूछेगा। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम मैंने पढ़ाया था कि ए बी अगर ऐसी भुजा है कि यह जो डीसी है वो बीसी का आधा है। क्या है? अगर डीई बीसी का आधा है ना, माध्यिका हो कह सकते हैं, डीई जो है डीई बीसी का हाफ हो। इसमें थ्योरम पढ़ाया गया था, अगर एक ही वृत्त के अंदर एक वृत्त और बना दिया जाए, सॉरी त्रिभुज के अंदर, तो एडी एडी यानी इस छोटी वाली भुजा में और डीबी इस वाली भुजा में जो अनुपात होगा वही इस वाली भुजा और इस वाली भुजा में अनुपात होगा, लिखा गया है। और ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडी अपॉन एबी, एबी यानी ये देखो एक छोटा त्रिभुज जो रेड वाला ऊपर है, यानी इसमें और इस पूरे वाले में, यानी एबी, एडी और एबी में जो अनुपात होगा वही अनुपात एई और एसी में होगा, एई और एसी में होगा, और वही अनुपात छोटी भुजा यानी कि डीई और बीसी में होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। इससे कॉन्सेप्ट से सवाल आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलने की संभावना है ना। अगेन, है ना, राइट एंगल टेंगल में क्या पढ़ाया गया है? ए बी का स्क्वायर बराबर, अगर ये समकोण त्रिभुज है आपको इस वाली भुजा का मान निकालना है तो ये ए डी इंटू ए सी, अगर आपको ए सी पता है तो है ना ए डी इंटू ए सी निकाल दीजिए, आ जाएगा। आपको बी सी का मान चाहिए इसका स्क्वायर तो निकाल सकते हैं, इसका चाहिए इसको निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड चारों ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है ना। त्रिभुज का मामला और वृत्त का मामला में फार्मूला थ्योरम कॉन्सेप्ट याद रहे। टैक्सेशन से अब कराधान से आता नहीं है, मैंने कराधान पढ़ाया हुआ है ना। तो इसमें दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। और वित्तीय जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो ये अब आपके चैप्टर से हटा दिया है, पहले पूछा करता था 2012-13 तक पूछा करता था, उसके बाद से छोड़ दिया है पूछना है ना। पाइथागोरस प्रमेय, है ना, राइटिंग थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं लगेगी आपको लेकिन फिर भी आप समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय अपने आप में ही सवालों का पिटारा है ना। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो, तो वो सबको पता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है यानी कर्ण एसी का वर्ग दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी लंब प्लस आधार के स्क्वायर, है ना। ओके, ये तो याद है सभी को। यदि त्रिभुज एबीसी का कोण बी अधिक कोण हो, अब इसी को देखो, जब समकोण था तो हमने इसको अधिक कोण ले लिया, एबीसी अभी बी पिछले में समकोण था, तो यहाँ पे जो फार्मूला बनता है यानी एसी के स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी ये कर्ण के जैसा ही है, एसी के स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना, जैसे था ए बी और बी सी का स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू बी डी। ये फार्मूला याद रखेंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले इसी से रिलेटेड एक फार्मूला बताया था जो कि न्यून कोण था, आइए वो फार्मूला दिखा देता हूं। देखो अधिक कोण रहेगा तो यहाँ पे प्लस लेना, क्या करना, प्लस लेना। और अगर न्यून कोण रहे जैसे एंगल डी, अगर आप देखो ये एक बी न्यून कोण है, देखो तीन तरह के कोण होते हैं, ए
बी सी। यहाँ पे बी समकोण रहेगा तो ऊपर वाला फार्मूला, बी अधिक कोण रहेगा तो ये वाला फार्मूला। अब यहाँ पे बी न्यून कोण है तो ये वाला फार्मूला, सेम वही फार्मूला है, बस यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस हो गया है। तीनों याद हो गया क्या? मैंने जो अभी सवाल बताया था 2 दिन पहले इसी कॉन्सेप्ट पे था, गर्ल्स में और बॉयज में। याद आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? बोलो भाई, यहाँ गुरुजी याद आ रहा है? देखो, अगर आप पढ़ाकू स्टूडेंट है ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन के दबा के सपोर्ट दिखाते रहेंगे। यश जय श्री राधे राधे। ठीक है, एक बार फिर देख लेंगे क्लास को गुरुजी। हाँ, क्लास को देखने से बढ़िया है इसका पीडीएफ देख लेना, क्योंकि पीडीएफ मैं दे दूंगा, है ना? ठीक है। समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है, ये बात याद रखना। कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है। समुच्चय, समुच्चय से देखो सवाल नहीं पूछता है, ना के बराबर कह सकते हैं, फिर भी आपको मैं दिखा दे रहा हूं, है ना? एक होता है लिस्टिंग मेथड और एक होता है बुलियन मेथड्स, है ना? तो टाइप ऑफ समुच्चय के कई प्रकार मैंने पढ़ाए थे। रिक्त समुच्चय को फाई से या फिर, है ना, ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे, इसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं। एकल समुच्चय एक एलिमेंट्स हो, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। परिमित मतलब जिसके एलिमेंट्स को गिना जा सकता, अपरिमित मतलब जिसके एलिमेंट्स को गिना ना जा सके। समान समुच्चय, दो समुच्चय बराबर होंगे, उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, समष्टि समुच्चय, है ना? इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। अब ये देखो ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों को मिलाकर लिखिए, लेकिन कोई भी संख्या 2 बार ना लिखिए। ए इंटरसेक्शन मतलब दोनों में मैच हो रहा है, उसी को लिखिए, है ना? अंतर करना, एक में हो लेकिन बी में ना हो। बी का निकालने का मतलब बी का वो एलिमेंट निकाल दीजिए जो ए में हो, बी में ना हो। ठीक है, तो समुच्चय से बहुत नहीं पूछेगा। हाँ, मिश्रण से आपके सवाल पूछ सकता है। मिश्रण, आजकल दुकानदार वाले भी मिश्रण कर रहे हैं, है ना? दूध वाले यादव जी लोग भी तो मिश्रण ही कर ही दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, इतनी महंगाई है, कोई ये मिश्रण नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? इसमें कोई यादव जी नहीं ना है ना भाई? मैं तो यादव जी के सपोर्ट में बता रहा हूँ कि महंगाई हो गई है, मिश्रण नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम? तो 15 लीटर का एक घोल है जिसमें चीनी का जो मात्रा है वो 40% है और पानी का जो मात्रा है 60% है। तो पूछ रहा था, अच्छा सवाल ही दिया है ये, है ना? देखो ध्यान से, ये है सवाल। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। 15 लीटर का घोल था, 40% चीनी था, इसमें पानी 3 लीटर और डाल दिया गया। अब तो और खराब हो जाएगा। नया घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले 40% था, अब कितना बचा है? तो जब 40% था तो 15 का 40% निकाले तो पता चला कि 6 लीटर, है ना, चीनी का था आयतन और 9 लीटर पानी था, तभी तो 9 6 15 हो गया। अब नयका घोल में क्या किया है, 3 लीटर पानी और डाल दिया, तो 15 लीटर था, 3 लीटर और डाल दिया तो 18 लीटर हो गया। नए घोल में चीनी का प्रतिशत, तो चीनी की मात्रा गुणे 100 बटा नया घोल, तो चीनी की मात्रा 6 है, गुणे 100 बटा, अब कुल मात्रा है 18, 6 तिया 18, यानी कि अब 33% हो गई। पहले कितना था? 40% था, अब सिर्फ 33%। तो कितना आसान है निकालना, बताओ भैया? जितना पानी बढ़ाओगे या मात्रा बढ़ाओगे, उसको बढ़ा हुआ मान नीचे जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे, है ना, गुणा करके 100 से गुणा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या वाला सवाल पूछ देता है। पहले खूब पूछता था, अब तो ये धीरे धीरे सिस्टम से आउट हो रहा है, जनसंख्या वाला बड़ा कम पूछ रहा है, लेकिन पूछ सकता है, ये सिलेबस में है। जनसंख्या, ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, ये आपका साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही फार्मूला लगता है ना? तो वृद्धि हो रही जनसंख्या तो प्लस लेंगे और कमी हो रही है तो माइनस लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जनसंख्या अलग अलग दो कि पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 8% बढ़ रही हो, तो 5 साल बाद, 3 साल बाद या टी वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो जो भी जनसंख्या रही होगी, पहले वर्ष जितना बढ़ा उतना, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष। पहले वर्ष 10 बढ़ा तो 110/100, 5 बढ़ा तो 105/100, 8 बढ़ा तो 108/100, यानी जितना बढ़ेगा उतना 100 में बढ़ा के लिख देंगे। अगर घटेगा तो घटा के लिखना है। जैसे दे देता कि 10% घटी तो हम 90/100 लिखते, 100 में 10 घटाते, लेकिन बढ़ रही इसलिए 100 में
10 बढ़ाए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? परीक्षा में पास और फेल वाला, परीक्षा में पास और फेल तो उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास विद्यार्थियों की संख्या अगर पूछेगी कितने बच्चे पास हैं, तो 100 में से हमेशा एक विषय में फेल, दूसरे विषय में फेल, प्लस दोनों में फेल। अगर आपका पास का परसेंटेज पूछे तो आपको फेल का मालूम होना चाहिए, तो आप निकाल लेंगे। 100 माइनस एक विषय में फेल, माइनस दूसरे विषय में फेल, प्लस दोनों में फेल, दिया रहता है सवाल के अकॉर्डिंग ये है। अब आते हैं प्रतिशत में, है ना, प्रतिशत से सवाल आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 10 पे शायद आपको पढ़ाया गया है। यहां तक रेडी है? बोलो परसेंटेज के लिए तैयार? वेरी गुड गाइस। मेरी बिल्कुल एक लाइक का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ रेशवा एकेडमी के टेलीग्राम में, रेशवा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिलेगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ भैया। पूरे पॉलिटेक्निक में रेशवा एकेडमी से सस्ता और अच्छा कोर्स कहीं नहीं मिल पाएगा आपको। प्रतिशत का अर्थ है, चलो मैंने कंप्लीट डिटेल बताया था, लेकिन मैं प्रतिशत वृद्धि पे या प्रतिशत कमी पे, कभी कभी क्या होता है कि दे देता है कि चीनी का मूल्य इतना बढ़ गया, है ना, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न पूछ देगा कि चीनी का मूल्य बढ़ गया तो कितना खपत में कमी करते हैं, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, 100 गुणे वृद्धि, 5% बढ़ा है, 10% बढ़ा है, कितना रेट बढ़ा है, 100 गुणे उतना, और 100 में उतना जोड़ के भाग कर देंगे। जैसे 5% बढ़ा तो 100 गुणे 5 बटा, है ना, 105 हो जाएगा। सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, वृद्धि और कमी दोनों हो जाए, है ना, तो पूछेगा कि कितना, दे देगा कि पेट्रोल की कीमत पहले 10% बढ़ाई गई फिर घटाई गई, बताइए अब कितना चेंजिंग हुआ। तो प्रतिशत चेंजिंग मतलब पहला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इस फार्मूले को याद रखेंगे, ये वही फार्मूला है, x प्लस वाई यानी पहला चेंजिंग दूसरा चेंजिंग प्लस पहला गुणे दूसरा बटा 100। और यही फार्मूला, सेम फार्मूला यूज होता है अगर क्षेत्रफल में दे दे कि एक आयत का लंबाई इतना बढ़ाया गया, चौड़ाई इतना घटाया गया, बताओ क्षेत्रफल में क्या चेंजिंग होगा। तो सेम फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये बहुत पूछता है, बहुत पूछता है, बहुत तगड़ा सवाल है ये फार्मूला। अभी कुछ दिन पहले बताया था बचत बराबर क्या होता है फार्मूला, कुल आय गुणे, है ना, जैसा भी दिया हो, 100 माइनस एक्स बाई 100, 100 माइनस वाई बाई, ठीक है। थोड़े समय के लिए आपको नेटवर्क का इशू मिला होगा, है ना, बट कम बैक करते हैं। तो आ जाते हैं चुनाव वाला, चुनाव वाला सवाल पढ़े हो भैया? चुनाव का माहौल चलने वाला है, तो जीतने वाले का परसेंटेज आपको दिया होगा, हारने वाला 100 में से घटा देंगे तो हारने वाले का मिल जाएगा। एम मतों से विजयी होता है, एम मतों से, यानी कि इन दोनों का अंतर प्रतिशत बराबर उतना ही होगा। ठीक है, अगर जीतने वाला मान के चलिए 55% पाया, तो हारने वाला कितना पाया होगा? आप कहोगे गुरुजी 55 ये पाया तो 55 घटा देंगे तो 45% पाया, है ना, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, यानी कि 10%। तो दे देगा कि इतने मतों से जीता, यानी कि इसका 10% वो रहा होगा जितने मतों से वह जीता होगा, तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। फिर पूछ देता है जब m का मान मिल जाएगा कि कितने वोट ये पाया, कितने वोट ये पाया, ऐसे पूछ देता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये जब निकालते हो, 3 मापे होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, है ना। तो इसमें से जो सवाल ज़्यादा पूछता है वो ये है, हालांकि मैंने इसको अब देखो डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, मैंने इसको बहुत पाई ग्राफ से भी और ब्लॉक डायग्राम से भी पढ़ा के समझाया था, है ना। वृत्त पर बना समानुपाती कोण, है ना। आप कहोगे सर ये कहाँ से आप, है ना, इतने दिन बाद, भाई भैया हमने इस सब को पढ़ाया हुआ है बच्चों को, जो तुम्हारे काम का है मैं वो लेके आ रहा हूँ।
सिंप्लीफिकेशन सबको पता है, बदमाश रूल है ना, बॉडमास रूल पढ़ते हैं पहले, बार ब्रैकेट फिर स्मॉल मतलब ऑफ, ये ब्रैकेट का हो गया, जो भी ब्रैकेट हो, बार ब्रैकेट के अलावा कोई भी ब्रैकेट हो इसको सॉल्व करेंगे। ऑफ और ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, है ना, सवाल को हल करने का नियम, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ लिखा है तो उसको हल करिए, फिर डिवीजन करिए, मल्टीप्लाई करिए, फिर जोड़िए, फिर लास्ट में घटाइए, है ना। भिन्न पे से भी सवाल पूछ देता है, तो भिन्न पर भी मैंने सवाल बताया था, वर्ग है ना, वर्गांतर पे भी, यानी कि फार्मूला बेस्ड सवाल भी इसमें पूछ देता है सिंप्लीफिकेशन में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब, है ना, ये सब मालूम होना चाहिए। अभी सुबह मैंने फार्मूला बताया था, क्यूब वाला पूछा था, याद है, सुबह ही अभी कुछ घंटे पहले पढ़ाया था। ये फार्मूला अभी याद करो मेरे साथ तुरंत, सभी बच्चे याद करिए, सभी बच्चे, क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc होगा, कब होगा, जब इनको जोड़ने पे इनका मान 0 हो। एक तो ये फार्मूला होता है और यही ये भी फार्मूला होता है, तो दो फार्मूला इसके होते हैं, लेकिन आप में ये वाला ज्यादा पूछता है, ठीक। अगर ए बी सी का मान 0 हो तो उनके क्यूब का भी मान 3abc होगा। प्रतिशत पे आधारित प्रश्न है ना, तो मैं प्रश्न नहीं कराऊंगा, मैंने वहां पे सॉल्व कराया था, है ना। त्रिभुज वाला कुछ छूट गया था, त्रिभुज को मैंने दो भागों में बांटा था, कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे। तो कोणों के आधार पे तीन प्रकार के, समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण। भुजाओं के आधार पे तीन प्रकार, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, है ना। शीर्ष, अच्छा यहां से देखो, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि शीर्ष लंब क्या है, एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, तो शीर्ष लंब क्या है बताओ। सामने वाली शीर्ष से भुजा पे, सामने वाले पे लंब डाल दीजिए, तो एडी यहाँ पे क्या है, शीर्ष लंब है, समझ गए। माध्यिका क्या है, सामने वाले शीर्ष पे भुजा पे भाग करिए, इसको दो भागों में भी विभाजित करें तो वही माध्यिका है, ठीक है। अंत केंद्र क्या होगा, इनके कोण अर्धकों का कटान बिंदु क्या होता है, अंत केंद्र होता है। यानी कि ये 60 है तो 30 अंश और 30 अंश पे काटिए, और ये भी आधे पे काटिए इसको, तो यहाँ जो मिलेगा अंत केंद्र। आप कहोगे सर अंत केंद्र और परिकेंद्र में क्या अंतर है, तो परिकेंद्र समझो, परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र मतलब सामने वाले भुजा पे लंब डालिए, सामने पे लंब डालिए, सामने, तो यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा उसी को बोलते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र का मतलब होता है लंब, लंब अर्धकों का, लंब अर्धकों का कटान बिंदु, याद हो गया। परिकेंद्र, अंतकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र, चारों को बता दिया। यहां से गारंटीड सवाल अभी जब स्क्रीन पे आने जा रहा है, यहां से गारंटीड सवाल आएगा। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है, हल करने के लिए रैखिक हल समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और वज्र गुणन विधि से हल करना सीखा गया था, है ना। लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ये द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के अगर मूल अल्फा और बीटा है ना, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में एक दिया रहेगा, तो इसमें मूल अगर अल्फा बीटा हो तो द्विघात, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण के लिए फार्मूला, यानी द्विघात समीकरण का मूल निकालना तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। डी क्या है, विभिन्न कर है, मूलों का योग है तो अल्फा बीटा बराबर, आप कहोगे माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल कहेंगे, आप कहेंगे सी बाई ए, दो फार्मूला याद रखे, है ना। और समीकरण बनाने के लिए अभी देखो 2024 में पूछा था कि एक समीकरण बनाइए जिसके मूल इतना और इतना है, तो समीकरण बनाने के लिए कहेगा, समीकरण बनाने के लिए तो एक्स स्क्वायर, मूलों का योग गुणे एक्स, मूलों का गुणनफल इंटू 0। बोलो याद हो गया, बोलो याद हुआ कि नहीं, बोलो भाई याद हो रहा है, हाँ या ना, बताइए। यस 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 सर, विक्रांत, अनु, प्रभात, मोनी प्रजापति, मोनी जुड़ी हुई है, मोनी देखो भाई इस बार मिस्टेक ना हो, सबसे जो खास बात है इस चैप्टर में वो ये वाला है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूल वास्तविक है, मूल समान है या काल्पनिक है, इन तीनों को याद करो। जब
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक होंगे, 0 के बराबर हो जाए तो मूल समान होंगे, 0 से छोटा हो जाए तो मूल काल्पनिक होंगे। तीनों याद हो गया? तीन ही याद रखो, है ना। और ये वाला शर्त, एक हल अनेक हल कोई हल नहीं, है ना। एक हल यानी एक हल कब होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी a1/a2 b1/b2 दो बराबर हो, कोई एक बराबर ना हो, तो इसका बोलेंगे कोई हल नहीं। और तीनों बराबर हो तो इसका भैया अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट हल, अनेक हल। तीनों याद हुआ, एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। बोलो ये तीनों पॉइंट्स को फिर से पढ़ो, पढ़ के याद करो, ये बोल बोल के याद करो। एक हल के लिए होगा, अनेक हल के लिए ये होगा, कोई हल नहीं होगा तो ये होगा। बोल दो, बोल दो बाबू, देखो बाद में मौका नहीं मिलेगा। हाँ K4 वालों के लिए भैया, के ग्रुप के सभी बच्चों के लिए है ये। है ना। अब आ जाइए लघु गणक। लघु गणक में है ना क्या होता है, इसको मैंने डेरिवेशन कराया था, कैसे फार्मूला आता है ना। तो लघु गणक के नियम को मैं सिखाता हूं। देखो लघु गणक का पहला नियम बोल के सीखना, दिस के पावर दिस इक्वल दिस, यानी कि 10 के पावर अगर 3 करोगे इक्वल दिस वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है वही आएगी। देखो आ रही है कि नहीं, आप कहोगे हाँ आ रही है। काटी रात मैंने रातों में तो आई नहीं, और एक क्लास में आ गई तुरंत, तो ये पावर है। अब इसके नियम पढ़िए। लॉग में अगर ये गुना में है तो प्लस में लिखिए, लॉग m प्लस लॉग n, यानी बेस जो रहेगा वो रहेगा। अगर भाग में, गुणा की जगह भाग में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n। पावर में है तो पावर पहले आ जाएगा, यानी n पावर में है तो n log m हो जाएगा। और अगर ऐसे ही है log ba है तो ऊपर वाला ऊपर लिखिए। इसको अगर अपॉन में लिखना चाहते हो तो 1 अपॉन लिखेंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, a की जगह b, b की जगह a। देखो हो गया। एक फार्मूला और है इसका, क्या है, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, log b बाई बेस में जो था बेस हटा के log a लिख दीजिए, इसी का फार्मूला ये भी है। और इससे खूब सवाल पूछता है, एग्जामिनर को पता नहीं यही वाला फार्मूला मिलता है हर बार, यही वाले से पूछेगा, लॉग वाले से। लॉग के एक सवाल आता है बस, है ना। लॉग ए और ए की वैल्यू 1 होगी, जैसे लॉग 10, 10 की वैल्यू 1 होगी, लॉग 1 की वैल्यू 0 होगी। कब 1 होगी कब 0 होगी, तो 10 का मान, लॉग 10 का मान 1 होगा, लॉग 1 का मान 0 होगा। अब देखो इस पे भी पावर है, इस पे भी पावर, तो इसका पावर पहले आएगा, m पहले आएगा, और इसका पावर भी पहले आएगा, यानी n पहले आ गया। तो पावर पावर में भी हो तो पावर को पहले भेज दीजिए, और क्या, इस तरह से। log 2 की वैल्यू 0.3010 याद रखेंगे, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू तीनों याद रख लो, 6989, 6989 दशमलव में। याद हो गया। चलिए भैया ये सातों नियम मैंने log के लिखवा दिए, आपको जितना याद था ठीक है। अब गुणनखंड, रैखिक समीकरण जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर 2 हो, द्विघात समीकरण, त्रिघात मतलब जिसका पावर 3 हो। फैक्टर करना आपको आता है ना। फॉर्मूला को याद कर लीजिए, अभी याद करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोल बोल के याद करो, बोल बोल के, बोल बोल के। देखो आपको आ रहा होगा, मुझे पता है आपको आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको ये भी पता है कि आप भूल जाते हो। सबको पता है कि बच्चे जो हैं एग्जाम में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, तो बोल बोल के जब करोगे ना तो माइंड मानने लगता है कि यार इसको तो याद ही है, बोल देता है। तो जब बोलोगे फार्मूला ये ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर इतना, तो एक बार फिर से याद हो जाएगा। है ना। आपका एग्जाम पूरे साल की मेहनत एक दिन में पता चलेगी, इसलिए वहां से अपने आप को आगे रखे। एलसीएम एचसीएफ पे सवाल, अभी 2024 का पेपर हुआ था, 23 का भी देखे होंगे आप लोग, 25 का भी देख लिया, दो सेट आपने, बिहार और झारखंड। एलसीएम एचसीएफ से सवाल आ रहा है ना। तो एलसीएम निकालने के वो हम नियम नहीं पूछेंगे, हम डायरेक्ट
है ना, इसमें आंसर सीखेंगे। ये होता है गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड, ये होता है डिवीजन मेथड, भाग विधि। ये फार्मूला याद रखो, एलसीएम एसएम। लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, याद रहेगा। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहोगे गुरुजी यही फार्मूला आया था, तुम खुद बोलोगे एग्जाम के बाद कि सर फार्मूला जो आप बताए थे वहीं से सवाल आया था। भिन्न संख्याओं का लसा, अभी भिन्न का मौसम पूछा था ना बिहार वाले में, तो जिसका मौसम पूछेगा तो अंश का मौसम करेंगे और उसी को उल्टा तो हर का लसा हो जाएगा। अगर लसा पूछे तो अंश का लसा निकाल लीजिए, हर का मौसम। दोनों को याद करो लगे हाथ। भिन्न संख्या जैसे 3/4, 5/6, ऐसे पूछने लगे कि इसका लसा बताइए या इसका मौसम बताइए, नॉर्मल वाला तो तुम निकाल लोगे, इसका वाला याद कर लो। हो गया। ये यहां से देखो, दिए गए व्यंजक में अगर कोई उभयनिष्ठ न हो तो उनका मौसम 1 होगा और लसा उनका गुणनफल होगा, है ना। चलिए भैया, इसमें मौसम पे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो टोटल हमने 10 सवाल, 10 तरीके के सवाल पढ़ाए हूँ थ्योरी वीडियो में। तो जो बच्चा थ्योरी वीडियो में पढ़ा होगा इसी से मैंने सारे कॉन्सेप्ट को बताया। छोला बम का ट्रिक पता ही है, नहीं पता? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या पूछे या न्यूनतम संख्या बोले, है ना, या कम से कम, बात एक ही है, कम से कम, है ना। तो आप इस कंडीशन में हमेशा लॉसा निकालोगे। कभी कभी सवाल वर्ड के फॉर्म में रहता है, पता नहीं चलता है कि लॉसा निकालना है कि मसा निकालना है। अब वही बोल दे, बड़ी से बड़ी या अधिकतम। उस केस में बड़ी से म से मतलब मौस, याद रहेगा छोला बम वाला ट्रिक, भूलना मत। जब इसीलिए बच्चों को मैं सजेशन पहले से देता रहता था ना कि थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, लेकिन एग्जाम में मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि जब थ्योरी में पढ़ाया जाता है तो खूब पढ़ाया जाता है, एक एक पॉइंट पढ़ाया जाता है, तो जो बच्चा पढ़ा है उसको याद होगा, है ना। ये भी मैथ का ही पार्ट है, वेक्टर अलजेब्रा, लेकिन आपके काम का नहीं है, इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ। एक्चुअली में मैंने अपना नोट्स बच्चों को दिया था, तो उसी में मैंने ये पीडीएफ अटैच हो गया था, आप देखेंगे, है ना। द्विपद प्रमेय, ये भी आपके काम का नहीं है ना। जो आपके सिलेबस का होगा, डी मॉर्गन थ्योरम भी तुम्हारे में नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है। समांतर श्रेणी है, हाँ है। तो दो श्रेणी होती है, एक होती है समांतर श्रेणी, एक होती है गुणोत्तर, लेकिन तुम्हारे में पूछेगा समांतर, क्या पूछेगा? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का देखो फार्मूला लिख लो, क्या होता है? एनवा पद का फार्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, लेकिन वही अंत से बोल दे, लास्ट से, तो ए का मतलब प्रारंभ से और एल का मतलब लास्ट से। स्टार्टिंग से लिखेंगे तो प्लस में, लास्ट से लिखेंगे तो माइनस में, यानी कि एल माइनस एन माइनस वन इंटू टी, बस इतना अंतर है। कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि अंत से आठवां पद बताइए, ये पद बताइए, ठीक है। और इन्हीं के योगफल का फार्मूला, एन पदों का योगफल का फार्मूला होता है एन बाई टू, टू ए ब्रैकेट में एन एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। समांतर माध्य पूछे तो दोनों संख्याओं को जोड़ के दो से भाग कर दीजिए, समांतर माध्य, है ना। प्रायिकता, प्रायिकता, वाह 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 वाह, प्रायिकता का देखो पॉइंट्स पकड़िए भाई। घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के, है ना, पूछता है, तो समझो प्रायिकता का आंसर आएगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा कभी जिंदगी में प्रायिकता का मान नहीं आ सकता, ठीक है। तो प्रायिकता का फार्मूला होता है घटना के होने की प्रायिकता और टोटल तरीके, यानी कि फेवरेबल कंडीशन अपन टोटल कंडीशन, यानी अनुकूल परिस्थिति अपन कुल परिस्थिति भी बोल सकते हैं। और घटना के होने और न होने की प्रायिकता, इन दोनों को अगर मिला दोगे तो इसका मान 1 आएगा हमेशा, है ना। देखो तो इसमें सवाल कहाँ से पूछता है? बॉल वाले सवाल आते हैं, डाइस वाले आते हैं, कॉइन वाले आते हैं, ताश वाला आता है और मिक्स आ जाता है। आपसे पूछेगा या तो पासा पूछेगा या सिक्का पूछेगा, ताश वाला भी नहीं पूछता है आप लोग से, गेंद वाला भी नहीं पूछता है ना।
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये तुम्हारे का नहीं है ना। अभी तक अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि भाई थ्योरी वाले में मैंने क्या क्या चीज़ पढ़ाया। साइन 3a का फार्मूला याद कर लो, ये काम का है। 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है। टेन 3a का फार्मूला, कॉट 3a का फार्मूला, है ना। हाफ एंगल में भी याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है, क्लास 10th का फार्मूला है। साइन थीटा बाई का 2 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 ब्रैकेट में अंडर रूट में, कॉस का 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो हाफ एंगल में हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सभी को पता है, 2a 3a 5a, और सब मल्टीपल एंगल होता है 1/a/2 a/3 a/4। साइन 2a का फार्मूला याद है, साइन 2a का साइन a प्लस a, इसको जोड़ेंगे तो साइन 2a का फार्मूला आ गया 2 sin a इंटू कॉस a। मैंने प्रूव करके दिखा दिया था, आप बस ये याद रखना। कॉस 2a का फार्मूला होता है, एक ये होता है कॉस a, है ना, या कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक फार्मूला ये भी होता है। कॉस a प्लस बी का फार्मूला, साइन a प्लस बी का फार्मूला, दोनों को याद रखो। फटाक से याद करो, फटाक से याद हो गया। बोल बोल के याद करो साथ ही साथ, एक नज़र में। कॉस 2a का फार्मूला ये याद रखना, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। साइन के फॉर्म में पूछेगा तो इसको साइन के फॉर्म में भी हम लोग बदल लेंगे, है ना। देखो साइन के फॉर्म में यहाँ पे है, कॉस 2a का ये भी है और ये भी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है यहाँ पे है। टेन 2a का फार्मूला सभी को पता है, 2 tan a अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर है ना। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जो सवाल पूछेगा ये तो सभी को पता होगा, है ना। लाल बटे कक्का वाला नियम सभी को पता है ना। तो अनुपात याद रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से है। साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस या लाल बटे कक्का, लंब बटा कर्ल। अच्छा ये कोऑर्डिनेट्स याद रखोगे, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन, इसमें टेन, इसमें कॉस। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ट्रिक है, इसमें ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तीसरे वाले में टेन पॉजिटिव, चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव। या फिर इसी को हम लोग पढ़ते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, याद रहेगा जी, बिल्कुल याद हो गया होगा, है ना। तो ये रेशियो, और ये कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन में क्या होगा, कॉट में क्या होगा, है ना। 90 और 270 से जोड़ेंगे तो चेंज हो जाता है, साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा। 180 और 360 से चेंज करेंगे तो नहीं चेंज होता है। देखो बस ध्यान से देखते रहना, है ना, जहाँ जहाँ मेन मेन है मैं तुम्हें बता दूंगा। ये वैल्यू तो सबको याद ही होगा, है ना। साइन 30 का, 45 का, 60 का, 90 अंश का मान, इसी तरह कॉस 10, है ना, सभी का। नहीं याद है तो एक बार देख लीजिए, ये सभी रिवीजन हो जा रहा है आपका एक ही क्लास में। और जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ तो ये सारी चीज़ें, है ना, चाप के बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, ऐसे नहीं बना। ये मैं पढ़ा पढ़ा के नोट्स बनाया हूँ, अब पॉलिटेक्निक वालों को ही पढ़ा के बताया हूँ, है ना। हालांकि इससे आपके सवाल कम आने की संभावना रहती है। घातांक एवं करड़ी, पहला चैप्टर यही है आपका। तो जब बेस इक्वल है तो पावर जुड़ता है, भाग में है तो पावर माइनस होता है, पावर का पावर हो तो गुणा हो जाता है। किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है। अभी सुबह में ये सवाल आया था, ठीक है, सबका एग्जाम्पल भी है उधर। अब ब्रैकेट में अंदर दो संख्या गुणा में, फिर उस पर पावर हो तो अलग अलग पावर, ए पे भी चला जाएगा, बी पे भी चला जाएगा। पावर है नीचे लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, पावर चेंज करेंगे तो 1 अपॉन में उधर जाके, जैसे ए है बी पे लेकर आएंगे तो बी पे 1/n हो जाएगा, है ना। ए पे एक्स है, बी इधर ए पे एम है, तो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल, यानी एक्स का मान एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये सवाल देखो गजब का है, यहाँ पे देखो पूछा गया है, अंडर रूट में 56 56 56 ऐसे प्लस प्लस में हो तो इसके दो क्रमागत गुणनखंड होंगे, है ना। देखो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया 56, है ना, या पी हो या प्लस में हो या गुणा में हो, जैसे ये सभी प्लस में है तो इसके दो लगातार गुणनखंड होंगे। 12 को लिखे 3 गुणे 4, तो प्लस प्लस है तो बड़ी वाली संख्या प्लस में हो जाएगी, छोटी वाली माइनस में हो जाएगी। अगर वो माइनस 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 में है तो इसके दो गुणनखंड करेंगे 56 के 7 गुणे 8, तो बड़ी वाली नेगेटिव में हो जाएगी और छोटी वाली माइनस सॉरी प्लस में हो जाएगी,
याद रहेगा? इससे इससे सवाल आता है बाबू। आइए अगले पॉइंट। स्ट्रेट लाइन गजब का टॉपिक है। स्ट्रेट लाइन भैया एकदम दिलों में दिमाग में सेट कर लीजिए। माफिया। अच्छा रितु मौर्य। भैया आप लोग को अगर बहुत तेज है तब तो फिर बात ही अलग है। देखो होता क्या है ना, अगर आप 1 घंटे दे रहे हो तो उससे कॉन्फिडेंस जो मिलेगा वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस का खेल है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहला ही फार्मूला हर साल आता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निर्देशांक दिया हो तो ये फार्मूला लगाना। अगर प्रवणता पूछे m बराबर टेन थीटा और m बराबर, ये भी फार्मूला होता है प्रवणता का। अंतखंड रूप ये होता है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला एक और बता दे। दूरी का फार्मूला एक और बता दे जी। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। सब बोलेगा हाँ गुरुजी होता है। तो ये याद रखना बाबा, है ना। अंतखंड रूप बोले ये, लंब रूप बोले तो साइन अल्फा कॉस अल्फा पी के बराबर, है ना। देखो यहाँ पे सरल रेखा के समांतर रेखा, इसके समांतर रेखा का समीकरण खोलोगे तो ए एक्स बी वाई है ना, तो ये वैसे ही रहेगा। ये लंब है, लंब रेखा, तो ए का मान बी के साथ, बी का मान ए के साथ आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बीच का सिंबल बन जाएगा प्लस लेमडा बराबर 0। आपको यहाँ पे लेमडा का मान निकाल के रख देना होता है, वही आंसर होता है। अगर समांतर रेखा पूछे तो ये वाला पार्ट इतना वहीं पे रहेगा, ए एक्स बी वाई था, लेमडा बस जुड़ जाएगा, है ना। दो बिंदुओं की, है ना, लंबवत दूरी, कभी कभी दूरी पूछ देता है तो ये भी फार्मूला होता है। मूल बिंदु से दूरी पूछे ये भी होता है, ठीक है, राइट। बीच का कोण वाला याद रखो, ये कोण वाला देखो फंसाता है यूपी वाले में, है ना। कोण का फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना, ठीक है। बस इसमें इतना याद रखना, और ये वाला शर्त याद रखना। समांतर रेखाएं हैं, अगर ये पहले लंब है, लंब है तो इनका गुणनफल -1 होना चाहिए, और अगर समांतर है, समांतर है तो इनका प्रवणता बराबर होगा, यानी m1 बराबर m2। लंब के लिए m1 गुणे m2 बराबर -1, समांतर के लिए m1 बराबर m2। याद हो गया? बोलो कि हाँ गुरुजी याद है। भूलना मत, रिवीजन हो जा रहा है एक ही क्लास में, एक ही पीडीएफ में इतनी चीजें। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्यमादिका बहुलक, है ना। इसमें ये वाला फार्मूला तुमको थोड़ा सा मैं बता दूं। माध्यिका का मान, माध्यिका से ही सवाल पूछता है। तो n का मान जब विषम होगा तो माध्यिका होता है n+1/2 में पद का मान, है ना। जैसे 7 आ जाए, 9 आ जाए, जब भी माध्यिका संख्याओं। लेकिन जब सम हो, जैसे 2 4 8 10, ये सब सम संख्या है, तो माध्यिका का फार्मूला ही हो जाएगा n/2 में पद का मान, n/2 + 1 में पद का मान /2, है ना, /2। और ये तो सबको याद है क्योंकि इससे लगातार आ रहा है फार्मूले। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, मैंने क्लास में पढ़ाया है, हाँ या ना? पढ़ाया है भाई, याद आ रहा है? जरा जरा याद आ रहा होगा। तो ये जरा जरा ही मिला के हमने कहा था ना 5-8 सवाल ज्यादा बनाओगे तुम, है ना। आप शायद, आप देखिए अभी तक कितने फार्मूले, कम से कम 100 फार्मूले से अधिक तुमको रिवीजन करवा दिया इतने देर में अभी। इन सब से अब नहीं पूछता है, पहले पूछता था। ये वाला तो कोऑर्डिनेट्स मैंने बता ही दिया था, ये आप में नहीं आता है।
साइन वाला। तो ये पहले पीडीएफ को है, मैं ये आपको दे दूंगा। आइए दूसरे पीडीएफ में चलते हैं, और दूसरे पीडीएफ में क्या होता है ना। ये था बैच के बारे में, जो बच्चा बैच लेना चाहता है उसको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। आइए दूसरे पीडीएफ पे चलते हैं, है ना। दूसरे दूसरे पीडीएफ पे चलते हैं। तो ये पहला पीडीएफ था जो कि बहुत छोटा था, कम था, लगभग 50 पन्ने का रहा होगा। एक पेज पे अगर 4 सवाल, सॉरी 4 फार्मूले भी हो गए ना, तो 200 फार्मूले थे, जिसमें से मैं मान के चलाऊं कि 100 तुमको याद हो गया होगा। सर फुल चैप्टर नेम लिस्ट सर प्लीज, आप सिलेबस सर्च कर दो कि पॉलिटेक्निक सिलेबस बाय रेशो एकेडमी, मिल जाएगा। आइए दूसरा पीडीएफ खोले। मैंने 2 पीडीएफ बनाए हुए हैं जो मैं हाथ से लिख लिख के आपके लिए दिया हूं। आंचल कह रही है क्या क्या याद करे। याद करने का मतलब अलग से नहीं याद करना है, ये आपको याद है, बस ऐसे देखना है कि माध्यिका बहुलक माध्य में क्या संबंध है, दूरी का फार्मूला है, इसको याद करना है जी। ये तो तुमको याद होना चाहिए, इसको देखना ना है। जो भूल रहा है वो याद हो जाएगा अपने आप। और क्या होता है कि इसको मैं चलूंगा कि चलो तुम लिख लिख के याद करो, इसको बस देखिए, जो लगे कि ये मैं भूल रहा हूं उसको 2-3 बार बोल के याद कर लेना है बस। सब थोड़ी ना भूलेगा, आधा ज्यादा तुमको आ रहा होगा। सभी बच्चे एक प्यारा सा लाइक करें। अगले पीडीएफ पे चलते हैं। हाँ कह रहा याद है, ओके। सर कुछ पॉइंट्स इंग्लिश में। अच्छा मजाक नहीं है बाबू, मैं ऐसे समझाने का तरीका था ताकि जल्दी समझ जाओगे। आओ दूसरा पीडीएफ खोलता हूँ। तो ये देखो एक फार्मूला था, और एक फार्मूला ये है ना। लगभग 16 एमबी के 2 फार्मूले हैं, दोनों आपके मोबाइल में होने चाहिए। तो ये देखो चैप्टर वाइज मैं फार्मूला खोलने जा रहा हूँ, है ना। अगर आपको चैप्टर वाइज फार्मूला याद करना है, जैसे कि पहले चैप्टर से जो जो फार्मूला बन सकता है वो इसमें दिया गया है, और ये हाथ से लिख के चैप्टर वाइज, है ना। मैं जैसे पढ़ाया हूँ, जैसे मैं थ्योरी में बताया हूँ ना, बिल्कुल उसी तरीके से मिलेगा। वर्गमूल निकालने की विधियाँ, ये वाला, ये सब कुछ मैं अभी जस्ट बताया हूँ, है ना। घातांक एवं करड़ी के नियम, भाग का गुणा, हालांकि अभी ये हम लोग रिवीजन में कर ही रहे थे। तो मैं जैसे पढ़ाया हूँ, जैसे मैं पूरा चैप्टर जो मैं पढ़ाया हूँ वो उसी तरीके से पूरा रिवीजन भी कराया हूँ, हर चैप्टर के फार्मूले के। सिंप्लीफिकेशन जैसे मैंने पढ़ाया था ना, देखोगे वो उसी तरीके से, बस इसमें अंतर ये है कि इसमें चैप्टर वाइज है। क्या है? चैप्टर वाइज है ना। सब बहुपद का देखो पूरा फार्मूला ही लिखा गया है। एक चीज का और ध्यान रखेंगे। क्या चीज गुरुजी? वो क्या है जो चीज है हमें याद रखनी है? कि यह रेशवा एकेडमी के द्वारा जो पीडीएफ दिया जा रहा है, यह दूसरा पीडीएफ 124 पेज का है। 124 पेज का ये पीडीएफ है, क्योंकि 44 चैप्टर हैं आपके। तो एक चैप्टर को लगभग लगभग तीन पेज में तो लगा ही होगा, है ना। तो आप इसको अपनी मोबाइल में डाउनलोड करिए, इसको पढ़िए। एक ऐसा जल्दी आपको कलेक्शन मिलेगा ही नहीं, है ना, कि एक ही पीडीएफ में सारा का सारा फार्मूला और एक भी फार्मूला मिस नहीं है। इसको कई बार चेक किया गया है, दिया गया है। और ये हमारी एक स्टूडेंट थी कोमल सोनी नाम से, 2022 23 22 23 23 24 24 25, हाँ इस साल वो पास आउट हो गई, उसका पॉलिटेक्निक पूरा हुआ है। अभी फोटो भेजी थी, उसने लिखा है ये, मैंने पढ़ाया है, उसने लिखा था कि गुरुजी मैंने आपका पूरा जैसे जैसे पढ़ाए हैं लिखे हैं। हम के भेजो, अच्छा देखे, तो पूरा पीडीएफ बना के भेजी। और सोचो उसका उन्होंने नाम गायब नहीं करता, उसने मेहनत किया है, तो उसका नाम है। राजकीय पॉलिटेक्निक पटना में वो पढ़ रही थी सिविल ब्रांच से, इस बार पास भी हो जाएंगी वो। ये छोला बम वाला चलिए ठीक है।
तो हाँ थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हुआ होगा। तो सारी चीजों को याद रखना, जैसे कि वही नंबर सिस्टम है, चैप्टर नंबर 9 पे आप लोगों को पढ़ा गया है ना। तो आपको याद करना होगा एक एक चीजों को, ताकि आप एग्जाम में कैसे याद रखेंगे। जैसे 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, याद करिए। ये 2024 का पेपर पूछा था यूपी पॉलिटेक्निक का, और मैंने आज जो सवाल सॉल्व कराया था, पहला ही सवाल यही फार्मूला था। सवाल नंबर फर्स्ट आज के सवाल में यही पूछा था ना। तो आपको मैंने क्या बोला, मैंने 5 बोला है। इन 2 पीडीएफ से 10 सवाल तुमको डायरेक्ट करके आओगे। और नहीं भरोसा है तो आप मिला लीजिए, प्रीवियस ईयर का खोलिए और देखिए कि हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो ये 124 पन्ने हैं आपके लिए। पहले का तो मैंने पूरा करा दिया रिवीजन, लेकिन ये दूसरा वाला जो पीडीएफ है ना, ये आप लोग को खुद से ही क्या करना है, पढ़ना है, करना है और आगे बढ़ना है ना। ठीक है, कहाँ गया, चलिए ठीक है। हर एक चैप्टर का हर एक चैप्टर का है, तो आप इसको अपने से रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर वाइज है, तो चैप्टर वाइज आप पढ़े हैं, है ना, तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, देखो ये लिखा भी है। हम लोग अभी 22वें पेज पे हैं, क्योंकि एक एक पेज पढ़ाते पढ़ाते बहुत समय लग जाएगा। तो ये पूरा आप 124 पन्ने का पीडीएफ है, इसको याद रखेंगे, है ना। रेशवा एकेडमी एप्लीकेशन सभी के मोबाइल में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डाउनलोड्स कर लेंगे। तो